जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जीएस विदाकाश में। आज हम लोग करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इस जनवरी माह में हम लोग पूरा करंट अफेयर्स जनवरी का ख़त्म कर चुके होंगे, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है 4 खिलाड़ियों को मिला खेल रत्न। अभी 17 जनवरी को हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 17 जनवरी को खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार बांटे हैं। और वहीं बात करें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो भारत का सर्वोच्च पदक है वो मात्र 4 खिलाड़ियों को मिला। वहीं अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार 32 खिलाड़ियों को मिला। और इस बार ऐसा हुआ है कि 32 खिलाड़ियों में 17 खिलाड़ी पैरा एथलीट हैं। ठीक है, चलिए आइए तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और अपने नोट्स में इसको आप लिखें, अपने कॉपी पेंसिल लेके जरूर बैठें। ठीक है, चलिए तो 4 खिलाड़ियों को मिला खेल रत्न, वहीं बात करेंगे 32 को अर्जुन पुरस्कार। ओके, अब ये 4 खिलाड़ी कौन है जिन्हें खेल रत्न मिला है? तो एक है मनु भाकर, एक है डी गुकेश, एक है हरमनप्रीत और एक है प्रवीण। ठीक है, तो ये 4 खिलाड़ी हैं। इन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला 17 जनवरी को, याद रखेंगे। अगर हम वहीं मनु भाकर की बात करें, मनु भाकर तो ये क्या गेम खेलती हैं? ये शूटिंग करती हैं। क्या करती हैं? शूटिंग, उड़ाती हैं ये। तो आप ध्यान रखेंगे मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत, एक तो 10 मीटर का होता है वो व्यक्तिगत, मतलब केवल अकेले एक ही खिलाड़ी रहेगा। और वहीं मिक्स्ड टीम स्पर्धा, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, और ये पहली ऐसी भारतीय है जो एक ओलंपिक में 2 पदक लाने वाली है। ठीक, आगे सुनिए। डी गुकेश जो हैं शतरंज खिलाड़ी हैं, मात्र 18 वर्ष के हैं और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। भारत की तरफ से ध्यान देंगे विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? तो डी गुकेश। तो एक हमारी हो गई मनु भाकर, एक हो गए डी गुकेश। आगे हम देखें प्रवीण। तो ये जो प्रवीण है ये पैरा एथलीट है और पैरा एथलीट में ये हाई जंपर है, हाई जंपर, ठीक है ना, ऊंची कूद वगैरह जो होती है। आगे वहीं हरमनप्रीत हरमनप्रीत की बात करें तो हरमनप्रीत हॉकी कप्तान है। हॉकी जो टीम है हमारी उसके कप्तान कौन है? हरमनप्रीत। तो इन 4 खिलाड़ियों को याद रखेंगे, डी गुकेश, प्रवीण और हरमनप्रीत और मनु भाकर। इन 4 खिलाड़ियों को मिला देश का सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न। चलिए नेक्स्ट वही बात कर लें कि खेल रत्न में क्या क्या होता है। तो खेल रत्न में हमें एक मिलेगा मेडल। क्या मिलेगा? मेडल। एक मिलेगा प्रशस्ति पत्र, एक पत्र दिया जाएगा, लेटर दिया जाएगा। और वहीं उस खिलाड़ी को मिलेंगे 25 लाख रुपए। तो ये उसके लिए सुविधाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट आगे बात करें अगले अर्जुन पुरस्कार में क्या क्या मिलता है। तो अर्जुन पुरस्कार में मिलता है प्रशस्ति पत्र, एक अर्जुन की मूर्ति और वहीं 5 लाख रुपए। ये दिए जाते हैं किसको? ये दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार जिसे मिलेगा उस खिलाड़ी को। तो दोस्तों 32 खिलाड़ियों को मिला है अर्जुन पुरस्कार और वहीं 4 खिलाड़ियों को मिला है क्या? खेल रत्न। ये 32 खिलाड़ियों के मैं नाम यहाँ नहीं लिख सकता था, है ना, थोड़ी जगह भी नहीं है। और आप लोग के लिए कुछ ना कुछ मैं करूँगा, मैं PDF वगैरह डाल दूंगा जिससे कि आप 32 खिलाड़ियों के नाम एक बार देख लीजिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है, ये पूछ लेते हैं कि बताओ वर्तमान में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला या नहीं मिला। अगर हमने एक बार उसको नहीं देखा है 32 खिलाड़ियों को तो फिर समस्या हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन को लगाने में। तो सुनिए अगला पॉइंट, भारत के लोकपाल जिसने संविधान पढ़ा हो, है ना, वो जानते होंगे। भारत के लोकपाल ने 16 जनवरी को अपनी स्थापना की पहली वर्षगांठ मनाई। तो याद रखेंगे जो भारत का लोकपाल होता है उसका काम क्या होता है, करते क्या हैं ये लोग, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो भ्रष्टाचार देश के अंदर चल रहा होता है उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकपाल बनाया गया, लोकायुक्त बनाया गया। तो आप देखिए लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013,
अधिनियम 2013 लागू होने पर 2014 में इसकी स्थापना हुई। तो अधिनियम आया कब? अधिनियम आता है 2013 में और लागू होता है 2014 में। वहीं बात करें केंद्र स्तर पर कौन होगा, लोकपाल होगा या लोकायुक्त होगा? तो याद रखेंगे केंद्र स्तर पर लोकपाल होता है। कौन होता है? लोकपाल। वहीं राज्य स्तर पर कौन होगा? तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त होता है। कौन होगा? लोकायुक्त। इन दोनों में अंतर याद रखना है। केंद्र में रहेगा लोकपाल और राज्य में रहेगा लोकायुक्त, और दोनों का काम होगा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। तो दोस्तों ये रहे दो टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अभी। मैं जब तक इसको मिटाता हूं, अपने नोट्स में इसको जरूर लिखें। सारे के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक जनवरी माह के मैं आपको कराता रहूंगा, और आपके जो भी एग्जाम होंगे लगभग सभी एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट रहेगी क्लास। और इसमें आपका पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, है ना, वनडे एग्जाम जितने भी होंगे उनमें यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट वही बात करें तो बांग्लादेश की किताबों तो सुनिए, अगला जो टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूं बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता थे वो हुआ करते थे अब्दुल रहमान, है ना, लेकिन उनके राष्ट्रपिता से होने का उनका पद छीन लिया गया अभी वर्तमान में। तो डालिए हेडिंग, बांग्लादेश की किताबों से अब शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश की किताबों से मैंने अब्दुल बोल दिया, अब्दुल नहीं है, शेख मुजीबुर है, शेख मुजीबुर रहमान अब राष्ट्रपिता, बांग्लादेश की किताबों में लिखना, बांग्लादेश की किताबों में अब शेख मुजीबुर रहमान अब राष्ट्रपिता नहीं रहेंगे। शेख मुजीबुर रहमान। तो सुनिए, हल्की सी कहानी जान लेते हैं। यह बात है 26 मार्च 1971 की। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश आजाद हो गया था। उसके बाद इस देश को एक राष्ट्रपिता चाहिए था। जिस प्रकार से हमारे भारत में हमारे राष्ट्रपिता कौन है? श्री महात्मा गांधी जी। लेकिन वही बात करें तो बांग्लादेश को उनके राष्ट्रपिता मिले जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान काफी लंबे अरसे से किताबों में बाकायदा और नोटों पर शोभा बढ़ा रहे थे, अपना गौरव देश को दिखा रहे थे। लेकिन हुआ ये कि उनकी जो बेटी हैं शेख हसीना, शेख हसीना को अभी उनके पद से अपदस्थ कर दिया गया, उनके पद से उनको हटा दिया गया। तो वहीं बांग्लादेश में अफरा तफरी हो गई और शेख हसीना पर जितने भी कलंक लगाए गए वो सारे कलंक के जो दाग थे वो दाग उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर आए। और उन छींटों की वजह से हुआ ये कि शेख मुजीबुर रहमान को आज बांग्लादेश की सभी किताबों से, यहां तक कि जो भी नोट है, करेंसी जो होती है नोट, उन नोटों में से शेख मुजीबुर रहमान को हटा दिया गया। और अब वहां के जो नए राष्ट्रपिता होने का जो गौरव मिलने वाला है उनका नाम होगा जिया उर रहमान। और जिया उर रहमान वहां के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो इसी को हमें लिखना है दोस्तों, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखा कि 26 मार्च 1971, 26 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की।
बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की। उसके बाद से ये वहां के राष्ट्रपिता बन गए। क्या बन गए हैं? राष्ट्रपिता बन गए हैं। लेकिन शेख हसीना के अपदस्थ होने से इनके पिता शेख मुजिबर, इनके पिता लिखेंगे शेख मुजिबर को राष्ट्रपिता, शेख मुजिबर का लिखना, शेख मुजिबर का राष्ट्रपिता होने का गौरव छिन गया। तो जब इन्हें अपदस्थ किया गया तो इनके पिता को भी हटा दिया गया कि ये पूरा खानदान ही बेकार है। इस तरीके से इनकी आलोचना की गई, है ना। वही बात करें अब बांग्लादेश के नए राष्ट्रपिता जिया उर रहमान होंगे। जिया उर रहमान होंगे। तो दोस्तों ये रहा बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है। लेकिन आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो मैं बात करूंगा पिरलय मिसाइल और पिनाका रॉकेट। मैं बात करूंगा पिरलय मिसाइल एवं पिनाका रॉकेट। तो दोस्तों भारत की तरफ से एक मिसाइल तैयार कर ली गई है जिसका नाम है पिरलय, और ये आने वाले समय में पिरलय लाएगी, है ना। तो पिरलय आ चुकी है, और पिरलय क्या है तो बात कर लेते हैं। तो अभी गणतंत्र दिवस परेड जो शुरू होगी 2025 में 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर पिरलय मिसाइल और पिनाका रॉकेट ये दोनों हमें झांकियों में दिखाए जाएंगे और झांकियों में इनका प्रदर्शन किया जाएगा। उस प्रदर्शन को हम लोग देखेंगे। 26 जनवरी अब आने ही वाली है, मात्र एक दिन बीच में है, कल का दिन, ठीक है। तो यहां पे जो पिरलय मिसाइल है और पिनाका रॉकेट है ना, तो इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है, किसने बनाया। तो आप जानते हैं बनाने वाले DRDO रहते हैं, DRDO, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, ठीक है। चलिए लिखो इसको, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल पिरलय एवं लंबी दूरी की मारक क्षमता, लंबी दूरी की मारक क्षमता, लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली पिनाका, वाली पिनाका गणतंत्र दिवस परेड, गणतंत्र दिवस परेड में, परेड 2025 में शामिल होगी। तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में अभी शामिल की जाएगी पिनाका और पिरलय। तो इनके बारे में थोड़ी जान लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि ये क्या है। तो दोस्तों आइए और लिखिए इसको। तो सबसे पहले डालेंगे पिनाका, डालिए हेडिंग
पिनाका, ठीक है। और लिखना ना भूले, है ना, लिख लिख के ही हम काम करेंगे, ठीक है, लिखेंगे जरूर। चलिए तो लिखो, इसको लिखेंगे पिनाका 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर लंबी दूरी के लक्ष्य पर भेद सकती है। लंबी दूरी के लक्ष्य को मतलब ये कहां तक, तो ये 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर के टारगेट को खत्म कर सकती है। वहीं प्रलय की बात करें तो ये तो प्रलय लाएगी ही लाएगी, है ना, नाम ही प्रलय है, नाम में सब कुछ छिपा हुआ है इसके। तो प्रलय की बात करें तो वहीं ये 150 से 500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। सतह से सतह तक, ठीक है ना, सतह से सतह तक मारेगी, कितना, तो 150 से 500 किलोमीटर। वहीं इसको बनाया किसने, तो आप लिख लेंगे इसे। एक बात और थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो प्रलय है ना, प्रलय मिसाइल, इसको हम मोबाइल से लॉन्च कर सकते हैं, तो ये मोबाइल लॉन्चर कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप लिख लेंगे इसके बारे में एक पॉइंट और, इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। इसको बनाने का काम किसने किया है, तो अभी मैंने आपको बताया DRDO, तो उसको लिखेंगे पॉइंट को, इन दोनों को DRDO की फुल फॉर्म होती है, आप लिखेंगे इसको रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो ये रही हमारी पिनाका और प्रलय। तो दोस्तों ये 4 टॉपिक आपने देख लिए। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, बढ़ेंगे आगे। इसको मिटाते हैं। शेख हसीना, जिया उर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, और आज की क्लास के लास्ट 2 टॉपिक, इंडियन बाइसन। पहला टॉपिक है भारतीय बाइसन। ये भारतीय बाइसन क्या है, तो हल्की सी जानकारी लेते हैं कि भारतीय बाइसन क्या है। तो भारतीय बाइसन एक जानवर है और एक तरह से ये भैंस के आकार का होता है, भैंस की तरह ही बिल्कुल होता है, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलेगा, तो ये हमें झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में मिलेगा। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि पलामू टाइगर रिजर्व से इसकी संख्या कम होती जा रही है, मतलब एक तरह से ये विलुप्त होता जा रहा है। और ये कोई खूंखार जानवर नहीं है, बहुत ही साधारण ये चरने वाला जानवर है, मतलब घास फूल पत्ती ये सब चरता है। संख्या कम होने की वजह से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हमने क्या किया है, इसका संरक्षण करना शुरू किया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बात तो यही रही कि ये कहां पर है, तो ये हमें मिलेगा झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में, ठीक है। वहीं मादा बाइसन की बात करें तो मादा बाइसन जो होती है उसका गर्भावस्था जो रहेगी उसकी समय अवधि बिल्कुल मनुष्यों के समान होती है, मात्र 9 महीने के अंदर वो गर्भवती हो जाती है। तो देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा इसको कितना प्रोटेक्शन दिया जाता है।
कितना इसकी रक्षा की जाती। चलिए तो लिखिए इस टॉपिक को। झारखंड वन विभाग, झारखंड वन विभाग ने पलामू टाइगर रिजर्व रिजर्व में बाइसन की, पलामू टाइगर रिजर्व में बाइसन की आबादी कम होने की समस्या को दूर करने का अध्ययन किया। तो वहीं झारखंड वन विभाग इस पर काम कर रहा है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व है। बात करें कि बाइसन भैंस की तरह एक जानवर होता है। भैंस आप जानते होंगे, भैंस गाय है ना, मतलब बफेलो काव, ये तो जानते ही है ना। तो भैंस की तरह एक जानवर होता है जो घास फूस खाता है। वहीं अगला पॉइंट आप लिख लेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972, 73, 74, 75। ठीक है, तो हम बता रहे होंगे 1972 के द्वारा इसका संरक्षण होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का सेकंड लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है बाइसन। वहीं अगला लास्ट टॉपिक की बात करेंगे तो इसका नाम होगा चिंचोली वन्य जीव अभ्यारण्य। चिंचोली वन्य जीव अभ्यारण्य। चिंचोली वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहां पड़ता है? तो चिंचोली पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक में हुआ क्या, चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य में जो बसा हुआ था वहां एक गांव है, उस गांव को वहां से हटाने की मांग चल रही है कि भाई इस गांव को यहां से हटाया जाए, मतलब हटाने के बाद कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए। हो सकता है चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य के पशु पंछी जो भी जानवर वहां होंगे वहां उनको नुकसान पहुंच रहा होगा, है ना, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य हर चीज का गलत इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। सही इस्तेमाल तो हम कम ही करते हैं, गलत चीजों का इस्तेमाल हम बहुत करते हैं। आपने देखा होगा, अगर हमारे सामने कोई भी फुलवारी लगी हुई है और वहां कोई फुलवारी पर फूल है, तो हमें फुलवारी पर लगा हुआ अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि वो हमारे हाथों में रहे, है ना, तो सबसे पहले हम उसको तोड़ ही देते हैं, और तोड़ने के बाद कुछ नहीं, 5 मिनट हाथ में रहता है, उसके बाद सीधे रोड पर, ठीक है, फेंक जाता है वो। तो बस यही है कि हो सकता है चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य में जो गांव है, उस गांव को वहां से हटाने के बाद यहाँ वन्य जीव जितने भी हैं उनको संरक्षण मिल जाएगा, उनको थोड़ा सा राहत मिल जाएगी और गांव वालों को नया क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे इसको, कर्नाटक वन्य विभाग ने
इस अभ्यारण्य के भीतर, इस अभ्यारण्य के भीतर गांव का नाम लिखेंगे सेरी विक नहल्टी, ठीक है ना, थोड़ा अजीब सा नाम है, सेरी बिक नहल्ली, सेरी विक नहल्ली, ठीक है ना, थोड़ा अजीब सा नाम रहेगा, सेरी विक नहल्ली, नहल्ली, ठीक, सेरी विक नहल्ली गांव को स्थानांतरित, सेरी विक नहल्ली गांव को स्थानांतरित करने की चर्चा की, करने की चर्चा की। नेक्स्ट आगे बात करें तो ये एक पहला ऐसा अभ्यारण्य है जो दक्षिण भारत का शुष्क अभ्यारण्य है, ठीक है, तो लिखेंगे इसको दक्षिण भारत का पहला, दक्षिण भारत का पहला शुष्क भूमि वन्यजीव अभ्यारण्य, भूमि वन्य जीव, शुष्क भूमि वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो इतना ही हमें याद रखना है, जिसका नाम आप, ये थोड़ा सा नाम अजीब सा है ना, तो इसको आप याद रखिए, सेरी विक नहल्ली, ठीक है, सेरी विक नहल्ली। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम लोग लास्ट एंड करते हैं यहाँ पर, और लगातार आप नोट्स को जरूर बनाते रहें, है ना, क्योंकि दिन प्रतिदिन का तो हम नोट्स बना सकते हैं, लेकिन वही मैं बात करूं कि एक मटका भर के आप पानी पी जाओ तो मटका तो पानी नहीं पी सकते, लेकिन हाँ बूंद बूंद करके हम पानी को पी सकते हैं, और वही हम बूंद बूंद करके अपनी पढ़ाई को, अपनी किसी भी चीज को हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े सपने देखिए, और बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात में सोना भी है, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ सोना भी है। अच्छा सोचिए, अच्छा रहिए और मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय।